हर दशक में अलग तरह की संभावना की बात की गई और उम्मीद की गई कि आने वाला दशक पिछले वाले दशक की तुलना में शायद बेहतर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर दशक में अपने चैलेंजेस थी और क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी अलग तरह का डर। 2000 के दशक के दौरान भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। हर दशक में क्लाइमेट चेंज के लिए रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की गई। रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से देखा गया कि 2000 से 2009 का दशक सबसे गर्म था और 2009 दूसरा सबसे गर्म साल रहा। हर साल इसी तरह का एनालिसिस करने वाले GISS के डायरेक्टर जैम जॉनसन ने कहा कि उन्हें यूई टेम्परेचर नंबर और किसी दिए गए यूरी की रैंकिंग में हमेशा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर में हर साल चेंजेबिलिटी है। लेकिन जब हम उस चेंजेबिलिटी को कम करने के लिए 5 या 10 साल में एवरेज टेम्परेचर रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है। 2000 से 2009 में टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आर्कटिक और अंटार्कटिका के हिस्सों में हुई। 1940 और 1970 के बीच का लेवल कुछ और था, पर अर्थ की सरफेस की टेम्परेचर में 1880 से लगातार बढ़ोतरी हुई है। जब टेम्परेचर की एग्जैक्ट पॉज के लिए मॉडर्न साइंस इक्विपमेंट अवेलेबल हो गए, तब 1880 के बाद से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी को मापा गया। साल 2000 से 2009 के बीच के ड्यूरेशन से ग्लोबल वार्मिंग ब्रेक टाइम रिसेशन स्टॉपेज कहा जाता है। यह मॉडल क्लाइमेट हिस्ट्री में सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट में से एक बन गई। 2009 में हेडली सेंटर फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन यूके सरकार के क्लाइमेट रिसर्च ऑफिस द्वारा क्लाइमेट डेटा से पता चलता है कि 2009 के पिछले 9 वर्षों में तापमान में बहुत कम कमी आई थी। एग्जैक्ट होने के लिए इस डिपार्टमेंट के तरफ से कहा गया कि साल 1998 और 2009 के बीच एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में 0.01 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। रिसर्चर्स ने नोट किया कि यह ज़्यादातर समुद्र के टेम्परेचर में गिरावट की कमी से आया था, पर स्टिमुलेशन के दौरान ज़मीन पर टेम्परेचर गर्म बना रहा। साल 2014, 2015 और 2016 सभी ने नए वैश्विक ताप रिकॉर्ड बनाए और 120 वर्ष के मौसम संबंधी रिकॉर्ड में 10 सबसे गर्म सालों में से 8 गर्म साल पिछले दशक यानी 1990 में हुए थे, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पूरे इंसिडेंट को फोरकास्ट किया था। 2000 के दशक की शुरुआत में समुद्र के टेम्परेचर को ज़्यादातर गर्म इंजन वाले कमरों में मेजर किया जाता था। 2000 के दशक के अंत तक उन्हें खुले समुद्र में अकेले काम करने वाले स्टेनलॉय बॉय और रोबोटिक प्लॉटर्स द्वारा मेजर किया जाता था। जहां 2000 के दशक में क्लाइमेट चेंज को मापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता था, वहीं 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस ग्रीन हाउस गैसों के एम्बिशन को लिमिटेड करने या फिर काफ़ी हद तक कम करने का था, जिसके लिए इंडस्ट्रियल कंट्रीज और इकोनॉमीज को फोर्स करके क्लाइमेट चेंज पर UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन को ऑपरेट करना था। ये कन्वेंशन केवल उन देशों को क्लाइमेट चेंज पर पॉलिसीज अपनाने और समय समय पर रिपोर्ट करने के लिए कहता है जहां औद्योगिकीकरण के चलते क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटीज़ में हद से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। 16 फरवरी 2005 को इसे कई देशों के साथ मिलकर लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल एम्बिशन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, खासतौर से इन 6 हीट ट्रॉपिंग गैसों में से, जिनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरीफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 11 दिसंबर 1997 को 150 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किए, जो एटमॉस्फेयर में जारी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल को जिस सोच के तहत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, वह सोच ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। दरअसल क्योटो प्रोटोकॉल समय के साथ
थ्रो इन हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल असल में 1997 में अपने जन्म से ही बर्बाद हो गया था।